गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। मैं शोभा गौतम, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय से। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार बहुत व्यापक है और अगर हम कंपैरिजन करें तो विश्व में किसी अन्य देश के सुप्रीम कोर्ट को इतना व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जब हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। सबसे पहले हम लेते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार की। इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 131 में। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब उन विवादों से होता है जो कि सीधे केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लाए जाते हैं और इसके अंतर्गत 3 तरह के विवाद आते हैं। पहला है भारत सरकार राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। दूसरा है भारत सरकार राज्य, कई राज्य तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। और तीसरा हो गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार से अभिप्राय है कि वे विवाद जो केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही आते हैं और इसमें 3 तरह के मामले हो गए। एक तो ये हो गया कि जैसे मान लीजिए भारत सरकार और किसी एक राज्य या कई राज्यों के बीच विवाद है। दूसरा ये हो गया कि भारत सरकार राज्य और किसी, यानी कि 3 पक्ष हो गए, भारत सरकार राज्य या कई राज्य तथा एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। और तीसरा हो गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो ये सारे आते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार में। दूसरा है संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 32 में। और संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि वे विवाद जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी आ सकते हैं और सीधे उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, तो वो संवर्ती में आते हैं। संवर्ती अर्थात कि वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं सीधे और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं सीधे। और इसमें आते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले, कि यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है या सीधे हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। इसके बाद अब हम लेते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक है संवैधानिक, दूसरा दीवानी, तीसरा फौजदारी और चौथा विशिष्ट। अब हम एक एक को लेते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं संवैधानिक की। संवैधानिक का अनुच्छेद है अनुच्छेद 132। दीवानी का अनुच्छेद है अनुच्छेद 133। फौजदारी का है 134 और विशिष्ट का है 136। अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार से मतलब क्या होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना। अपीलीय में पहला है संवैधानिक। संवैधानिक में क्या कहा गया, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि संवैधानिक का अनुच्छेद है अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 132 ये कहता है कि यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सारमय प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी कि अगर हाई कोर्ट ये प्रमाण पत्र दे दे कि ये ऐसा मैटर है जिसमें कि संविधान की व्याख्या करने से संबंधित कोई प्रश्न है, तो वो मामला हम हाई कोर्ट के खिलाफ या हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं।
नेक्स्ट है दीवानी। दीवानी का अनुच्छेद अभी हमने बात की 133। देखिए, जब हमारा संविधान बना था उस समय ये कहा गया था कि जिन दीवानी मामलों में विवादग्रस्त राशि 20,000 से अधिक है तो उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। लेकिन बाद में 1972 में संविधान में 30वां संशोधन किया गया और इस 30वें संशोधन द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई अब कि वो जो धनराशि की सीमा थी कि 20,000, अब वो धनराशि की सीमा हटा दी गई है और ये कह दिया है संविधान में कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित कोई सारपूर्ण प्रश्न निहित है। यानी कि अगर हाईकोर्ट ये कह दे कि इस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित, कानून की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है, तो कैसा भी दीवानी मामला हो जिसमें कितनी भी धनराशि निहित हो, हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट है फौजदारी। अब फौजदारी में क्या होता है, देखिए, फौजदारी के लिए 3 तरह की कंडीशन दी हुई है संविधान में। अब 3 तरह की कंडीशंस क्या हैं हम देखते हैं। पहली कंडीशन ये दी गई है, देखिए, कि यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की मुक्ति का आदेश रद्द करके उसे मृत्युदंड दे दिया हो। इसे हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए जिला न्यायालय में कोई केस गया, ठीक है। अब जिला न्यायालय ने क्या किया है कि उस व्यक्ति को अपराध मुक्त घोषित कर दिया है। अब जो सेकंड पार्टी थी, जो दूसरा पक्ष था जिसने कि आरोप लगाया था, वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो व्यक्ति मान लीजिए जिला न्यायालय के खिलाफ हाई कोर्ट में गया। अब हाई कोर्ट ने क्या किया कि हाई कोर्ट ने व्यक्ति की मुक्ति का आदेश रद्द कर दिया और व्यक्ति को दे दिया मृत्युदंड। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई और हाई कोर्ट ने व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द करके उसे मृत्युदंड दे दिया हो। दूसरी कंडीशन है कि मान लीजिए किसी विवाद को हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगवा लिया है विचार करने के लिए, और विचार करने के लिए मंगवा कर उसने अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। क्या है दूसरी कंडीशन कि हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से किसी मुकदमे को विचार के लिए अपने पास मंगवाया और उसने जो अपराधी था, जो अभियुक्त था, उसको मृत्युदंड दे दिया। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि हाई कोर्ट ये कह दे कि ये मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में विचार के योग्य है, तो ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो फौजदारी मामले में 3 कंडीशन है। फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं संक्षेप में। पहली कंडीशन ये है कि हाई कोर्ट ने अपील प्रस्तुत होने पर व्यक्ति की मुक्ति का आदेश रद्द करके उसे मृत्युदंड दे दिया। दूसरी कंडीशन है हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचार के लिए अपने पास मंगवा के अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो। और तीसरा, हाई कोर्ट ये कह दे कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में विचार के योग्य है। नेक्स्ट है विशिष्ट। विशिष्ट का अनुच्छेद है अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 136 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है। लेकिन यहाँ एक अपवाद है कि सैनिक न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। अब नेक्स्ट हम लेते हैं परामर्शीय क्षेत्राधिकार। परामर्शीय क्षेत्राधिकार क्या है, देखिए कि राष्ट्रपति को
सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का अधिकार है। और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 143, 143, अनुच्छेद 143 ये कहता है कि यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति के समक्ष कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जो विधिक या सार्वजनिक महत्व का है, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यहाँ दो बातें हैं, देखिए। पहली बात तो ये कि परामर्श देना या ना देना ये सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा है। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है। और दूसरी बात, ये राष्ट्रपति की इच्छा है कि वो उस परामर्श को एक्सेप्ट करे या ना करे। उसके लिए उस परामर्श को मानना अनिवार्य नहीं है। अब हम दो बातें इसमें और करेंगे। एक तो है अभिलेख न्यायालय और एक है मौलिक अधिकारों का रक्षक। तो पहली बात हम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय कैसे है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 129 में, आर्टिकल 129। अब 129 क्या कहता है, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का क्या अर्थ है? इसके दो अर्थ है। पहला अर्थ तो इसका ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और किसी भी न्यायालय में अगर उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो उनकी प्रामाणिकता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो अभिलेख हैं वो स्वयं साक्षी के रूप में स्वीकार हैं और किसी भी न्यायालय में उनकी प्रामाणिकता के ऊपर किसी तरह का कोई संदेह नहीं किया जाएगा। तो अभिलेख न्यायालय का अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और दूसरा है मौलिक अधिकारों का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है और आर्टिकल है इसका अनुच्छेद 32(1). अनुच्छेद 32(1) ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई करे। अब मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण। इसके बारे में संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए बंदी बना लिया जाता है और ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ये लेख जारी करता है और बंदी बनाने वाले अधिकारी को ये आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत करें। फिर वहाँ ये जांच होती है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो कारण सही है या नहीं है, और यदि सही नहीं है कारण तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति की रिहाई का आदेश जारी कर देता है। नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध जो है ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो नीचे के न्यायालय, अपने नीचे के जो न्यायालय हैं उनको जारी करता है। और प्रतिषेध के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको किसी मामले में कार्यवाही करने से रोक सकता है। प्रतिषेध मतलब रोक सकता है वो। सुप्रीम कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय है उनको कह सकता है कि भाई इस मामले में तुम अपने यहाँ कार्यवाही मत करो। नेक्स्ट है अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसे अधिकार नहीं है। तो इस लेख के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति से पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है
उत्प्रेषण, उत्प्रेषण देखिए, उत्प्रेषण प्रतिषेध का अगला चरण है, हम ये कह सकते हैं। उत्प्रेषण के माध्यम से क्या होता है कि उत्प्रेषण के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में चलने वाले किसी भी केस को अपने यहाँ मंगवा सकता है। हमने प्रतिषेध में चर्चा की थी, रोकना, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अधीनस्थ न्यायालय में चलने वाले किसी केस में कार्यवाही रोक सकता है, और उत्प्रेषण में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में चलने वाले किसी केस को अपने यहाँ मंगवा सकता है। तो इस तरीके से आज हमने सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार डिस्कस किया। थैंक यू।